अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा बिटकॉइन के फंडामेंटल भी देखेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से जितने भी हमारे पास फिनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट या उसके अलावा बॉन्ड मार्केट, या अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, ये तीनों मार्केट अभी हमारे पास डाउन है। उसकी मेन रीज़न आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो मार्केट में उसकी जो बिटकॉइन की सेंटीमेंट है वो भी नेगेटिव है। उसके अलावा बिटकॉइन की जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा फियर है, एक्सट्रीम फियर में है। उसके अलावा एक न्यूज़ भी आ रहा है कि आज यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में जो बिटकॉइन एक कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, जिसमें आप माइनिंग करते हैं, ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। अभी मैं बात करूँगा कि जो यूरोप में हमारे पास जो एनर्जी क्राइसिस आते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आज वोटिंग होगी कि प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को वहाँ पे बैन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो बैन करते हैं तो इससे बिटकॉइन की नेटवर्क पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन के प्राइसेस के बारे में, तो बिटकॉइन के प्राइसेस आज इंतहाई वीक है, यानी एक ड्रॉप भी देखा था, $37,000 तक इसकी एक डंप आई थी, उसके बाद फिर से रिकवरी की। लेकिन बिटकॉइन की मार्केट अभी एक्सट्रीम फियर में है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी फिनेंशियल मार्केट है वो सारी एक्सट्रीम फियर में है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइसेस इंतहाई वीक पोजीशन पे है। अगर हम उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करें, उसकी जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस अभी बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डंप आई थी एक ही कैंडल में, उसके प्राइस नीचे $37,000 तक आ गई थी। फिर से उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हो गई, लेकिन हम वेट करेंगे कि ये कैंडल इससे ऊपर बंद हो जाता है या इससे नीचे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुसलसल बिटकॉइन के प्राइसेस कंसोलिडेशन फेज में होते हैं। ऑब्वियसली जब कंसोलिडेशन होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस थोड़ी सी नीचे की तरफ आए। लेकिन ये एरिया जो हमारे पास है, ये एरिया हमारे पास है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम यहाँ पे उसकी अगर हम यहाँ पे उसकी जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट एवरेजेस को देखें तो कल यहाँ पे क्रॉस होने वाला था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि हमारे पास जो इंडिकेटर है इस पे हम 100% रिलाय नहीं करेंगे, हम 5% इंडिकेटर को यूज करेंगे, और इस इंडिकेटर के साथ हम बाकी स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। उसी के बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर जाएगी या नहीं, या उसकी बेस पे हम फोरकास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस हुआ उसके बाद उसके प्राइसेस नीचे की तरफ आई, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो इतना बड़ा नहीं बन रहा है। तो ये यही रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ और चली जाए। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो RSI है, RSI भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 50 है इससे नीचे है। अगर ये 50 से ऊपर हो तो वो हमारे पास एक बुलिश जोन भी कंसिडर किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, कि इसके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उसकी RSI भी अभी स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। कल वीकेंड भी था, और नॉर्मली जो हमारे पास मंडे होता है, जो वीकेंड का स्टार्ट होता है, उस पे बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन एक अच्छा न्यूज़ भी है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पहले अगर हम क्रिप्टो करेंसी लिक्विडेशन की बात करें, कि हमारे पास कल सिर्फ एक ही घंटे में 21 मिलियन लॉन्ग जितने भी पोजीशन थे वो सारे लिक्विडेट हो गए थे। क्योंकि जब बिटकॉइन की प्राइसेस $38,000 से ऊपर ट्रेड हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि अभी बिटकॉइन की प्राइसेस $40,000 तक जा सकती है। तो सारे लोगों ने फ्यूचर मार्केट में अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन की। लॉन्ग पोजीशन ओपन की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पाइक आया है। जितने भी लॉन्ग पोजीशन थे सिर्फ एक घंटे में $11 मिलियन की लिक्विडेशन हो गई है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल 24 घंटों की बात करें तो मोर देन $200 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। तो लिक्विडेशन से बचने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम स्टॉप लॉस को यूज करें, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी इस तरह अकाउंट की लिक्विडेशन होगी। अभी अगर हम बात करें एलॉन मास्क की तरफ से, क्योंकि एलॉन मास्क भी हमारे पास बिटकॉइन को सपोर्ट भी करते हैं और ये कभी बिटकॉइन को क्रिटिसाइज भी करते हैं, एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी है। लेकिन ये कहते हैं कि व्हाट आर योर थॉट अबाउट द प्रोबेबल इन्फ्लेशन रेट। अभी इन्फ्लेशन रेट की मैंने जैसे कल ही बात की थी कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट में स्पेशली अगर हम और ग्लोब की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन हम नॉर्मली बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि वह हमारे पास सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वो डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट रखते हैं, सारी फाइनेंशियल मार्केट पे वो इम्पैक्ट रखती है। अभी यूनाइटेड स्टेट में जो CPI रिपोर्ट आया उसमें उसी ये रिवील हुआ कि 7.9% उसके इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला गया, यानी 7.5% फरवरी में था, अभी मार्च में जनवरी में 7.5%, फरवरी में था वो 7.9%, वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे उसको रिप्लाई भी आई है, जो मैकल सेलर है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैकल सेलर है, मैक्रो स्ट्रेटेजी की CEO है,
अभी मैक्रो स्ट्रेटेजी फर्म हमारे पास वो फर्म है जिसके पास तकरीबन 1,23,000 से ज़्यादा बिटकॉइन इसने होल्ड किया है। और ये हमारे पास एक बिटकॉइन का एक लॉयर भी है जो कि बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसने भी कहा कि जितने भी हमारे पास अभी इस इन्फ्लेशन में जितने भी हमारे पास वीक करेंसी है, वीक करेंसी विल कोलैप्स इन द फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ईच। अच्छा, तो ये यही कहते हैं कि हमारे पास जितने भी वीक हमारे पास करेंसी है, जैसे हमारे पास अगर हम यूएस डॉलर की बात करें, यूरो की बात करें, वैसे पाकिस्तान करेंसी ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर भी 5% से लेकर 8% हर वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे पास कैपिटल होता है, जो लोग कैश फॉर्म में अपने पास, लिक्विड फॉर्म में जो उसकी एसेट है, कैपिटल है, वो उसको अपने पास रखते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिप्रिशिएट होगा, उसकी एसेट डिप्रिशिएट होगा। तो यहाँ पे उसने एलॉन मस्क ने उसको एक रिप्लाई भी दिया है जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को इसने फिर से रिबाउंस किया। यहाँ पे है कि इज अ जनरल प्रिंसिपल फॉर दोज लुकिंग फॉर एडवाइस फ्रॉम दिस ट्रेड, इट इज जनरली better to own physical thing like a home, a stock and company, yeah, you think made good product than dollar when inflation is high. I still own and wouldn't sell any Bitcoin, Ethereum या Dogecoin। तो ये इलॉन मस्क के पास, स्पेशली टेस्ला कंपनी के पास, उसकी बैलेंस शीट में अभी तक 20,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है। और ये कहते हैं कि मैं बिटकॉइन को सेल नहीं करूँगा। पहले इसने बिटकॉइन को क्रिटिसाइज भी किया था कि जो हमारे पास बिटकॉइन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है और ये तो खुद काम करते हैं प्रोजेक्ट पे जो इलेक्ट्रिक कार है, ताकि जो फ्यूल कंजप्शन है या एनर्जी कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर सके। तो इसी वजह से उसने जो टेस्ला की बिटकॉइन की पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे थे उसको भी फॉस कर दिया। लेकिन अभी तक ये एक बुलिश न्यूज़ है कि जितनी भी हमारे पास बड़े पर्सनालिटी है, टेस्ला कंपनी है या उसके अलावा मैक्रो स्ट्रेटेजी फर्म है या ग्रे स्केल फर्म है, ये अभी तक बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है बिटकॉइन के प्राइसेस के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक न्यूज़ आ रहा है कि हमारे पास बिटकॉइन बाइंग मेजर सीन टू क्लोज टू कॉल एंड टुमारो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट वोट। तो ये बात बहुत कई महीनों से डिस्कस हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोप है, वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पे बैन लगा रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि हमारे पास जो वो क्रिप्टो करेंसी जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये वोटिंग करेगी कि उसको कोई ऐसी रेगुलेशन लेके आए ताकि वो एनर्जी की कंजप्शन है वो कम हो जाए। आप लोगों को पता है कि यूरोप में हमारे पास एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। एनर्जी क्राइसिस का मतलब ये है कि वहाँ पे जो पेट्रोल प्राइसेस है, गैस के प्राइसेस ऊपर जा रही है। स्पेशली अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया के दरमियान जब से ये टेंशन बढ़ा है, उसी वजह से यूरोप में एक्सपोनेंशियल उसकी जो प्राइसेस है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है। तो इसी वजह से जितने भी हमारे पास यूरोपियन कंट्री है वो इस पर ज़्यादा टेंशन देते हैं कि हम इस एनर्जी कंजप्शन को कैसे रिड्यूस करें, और वो इस पर एम्फेसाइज करते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, उसको चाहिए कि वो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म की तरफ ट्रांजिशन करें। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की तो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। इथेरियम 2.0 आने वाला है, यानी फिर वो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म से चेंज हो जाएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक जो कि एनर्जी एफिशिएंट भी है। उसके अलावा अगर हम प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क हमारे पास जहाँ पे हम कंप्यूटर लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, माइनिंग होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो वो कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए या कोई ऐसी रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। तो आज इस पे वोटिंग है। अभी आज फैसला आएगा कि वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पे कंप्लीट बैन लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो बैन लगाते हैं तो बिटकॉइन की हैश रेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे आप बिटकॉइन की हैश रेट देख सकते हैं कि जब से वार स्टार्ट हुआ है तो ये हमारे पास 214 पे था उसकी हैश रेट। अभी देख रहे हैं कि उसकी नीचे की तरफ आई है, अभी फिर से रिकवरी की है। लेकिन उसके अलावा अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑल टाइम हाई पे है। उसके अलावा अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं कि चाइना, जब चाइना ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पे बैन लगाया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हैश रेट कहाँ पे था, उसके बाद उसकी नेटवर्क कोलैप्स कर गई। ऑब्वियसली जब बिटकॉइन की नेटवर्क कोलैप्स कर जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, उसकी हैश रेट नीचे आ जाती है, तो फिर बिटकॉइन की प्राइसेस भी नीचे की तरफ आ जाती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि देखो, जब उसकी नेटवर्क है, उसकी यूज़र बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है तो उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। उसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो माइनर है वो रिसीव करेगा आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। जैसे हम इथेरियम की बात करेंगे कि इथेरियम में गैस जो उसकी जो इथेरियम की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, वो गैस फीस को हम बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह बिटकॉइन की प्राइसेस भी बढ़ेगी, तो इस वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन कंट्री है जो कि बिटकॉइन माइनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब चाइना ने उस पर बैन लगाया सितंबर जुलाई 2021 में, उसके बाद ज़्यादातर जो जितने भी कंपनी थे वो उस मुल्कों में वो उस कंट्रीज में उन लोगों ने अपनी सामान को शिफ्ट किया जहाँ पे ये रेगुलेशन है वो थोड़े से अच्छे हैं और क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशन है। अभी अगर हम बात करें, पहले चाइना
75.5% टोटल जो माइनिंग था उसको कंट्रोल करता था। तो ये बिटकॉइन हमारे पास जो था ये चाइना डोमिनेट था, यानी चाइना उसको पूरी कंट्रोल करता था। जब चाइना ने उस पर कंप्लीट बैन लगाई तो उसके बाद ये जितनी भी माइनर थे वो शिफ्ट हो गए यूनाइटेड स्टेट, कजाकिस्तान, अदर रशिया, कनाडा, मलेशिया, जर्मनी, ईरान, इसी मुल्कों की तरफ चले गए। ज़्यादातर कजाकिस्तान की तरफ चले गए क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम है और वहाँ पे जो रेगुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अभी अगर हम ओवरऑल बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में 35% से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, बिटकॉइन की माइनिंग होती है, यानी उसकी जो हैश रेट कंट्रीब्यूशन है वो 35% है। अभी अगर हम बात करें इसमें से यूनाइटेड स्टेट में स्पेशली न्यूयॉर्क, टेक्सास, जॉर्जिया, तो ये हमारे पास ऐसे स्टेट है जो कि क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली है। उसके अलावा एरोजोना भी है, वो उसको लीगल टेंडर के तौर पर भी उसने एप्लीकेशन फाइल किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है यूनाइटेड स्टेट में जो क्रिप्टो फ्रेंडली है। इस तरह ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे पास ईरान का है, उसके बाद कजाकिस्तान का है 18%, अदर रशिया के 11.2%। ऑब्वियसली अगर रशिया पे और सेंक्शन आ जाती है तो साइबेरिया में जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है तो वो इफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो कनाडा है तो वहाँ भी 9.6% है, मलेशिया, जर्मनी, ईरान में भी 3% है। अभी अगर यूरोपियन जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पे कंप्लीट बैन लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली रशिया, कनाडा, तो हमारे पास जो उसके अलावा कनाडा है या जर्मनी है तो यहाँ पे हैश रेट इफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे आ सकती है। तो आज क्या डिसीजन होगा ये तो आज वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। अभी अगर हम बात करें कल जो अटैक हुआ था, मैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर रहा हूं, जैसे यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो क्राइसिस चल रहा है, तो इसी तरह ईरान और इसराइल के दरमियान भी क्राइसिस चल रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले इसराइल ने कुछ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे सीरिया के कुछ नॉर्थन इलाके पे। वहाँ पे ईरान के जो कुद्स फोर्स के 2 ऑफिसर थे उसकी एसेसिनेशन हो गई थी। उसके बाद ईरान ने एज अ रिस्पॉन्स 12 बैलिस्टिक मिसाइल इराक के अरबल शहर पे वहाँ पे जो यूएस कंसुलेट के पास ही एक इसराइल का एक ठिकाना था, वो कह रहे थे, यही क्लेम कर रहे थे कि हमने उसको निशाना बनाया है। तो ईरान कल तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन आज ईरान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। उसकी जो कुद्स फोर्स है, रिवोल्यूशनरी कुद्स फोर्स है, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। तो ये यही रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी हमारे पास जो सिचुएशन बन रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वीक है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करें, क्योंकि सऊदी अरब ने भी कल एक बहुत बड़ी एग्रेशन शो की है यमन के खिलाफ भी, और अपने इलाके में भी 81 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया है। फांसी उसकी सर काट उसकी जो फांसी की सजाएं होती है उसको दी गई है। उसके अलावा ईरान और इसराइल के दरमियान, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जब तक ये हालात कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑयल रिच कंट्री है जो कि एनर्जी पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह से एनर्जी की प्राइसेस ऊपर चली जाएगी और फिर जितने भी यूरोपियन यूनियन या इसके अलावा जितने भी कंट्री है वो बिटकॉइन की माइनिंग है उसको इस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, तो यूक्रेन और रशिया दोनों ने वॉलंटियर फोर्सेस को इनवाइट किया है, यानी वो रशिया भी सपोर्ट करता है कि अगर कोई वॉलंटियर मिडिल ईस्ट से आ सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। और यूक्रेन के जो सदर है ज़ेलेंस्की, उसने भी अनाउंसमेंट किया है कि अगर फॉरेन फाइटर यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आते हैं तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि हमारे पास तकरीबन 20,000 से ज़्यादा फॉरेन फाइटर है जो यूक्रेन आएंगे, रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन रशिया ने क्लेम किया है कि 16,000 हमारे पास भी फॉरेन फाइटर है जो कि यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि यूक्रेन क्राइसिस जितनी इसकी जो टाइम है ये जितनी ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है या इसके अलावा स्टॉक मार्केट है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रख सकते हैं। क्योंकि जितनी ही ये वो जंग बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा जंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा ही एनर्जी क्राइसिस होंगे और जो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल मार्केट या किसी भी मार्केट को ऊपर अपवर्ड ट्रेंड पकड़ने के लिए। अभी अगर हम बात करें थोड़ी सी ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन की प्राइस डाउन है तो इसलिए ऑल्ट कॉइन बेचारे फियर में है। लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम को देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मुसलसल डिक्रीज हो रही है। उसके अलावा अगर हम कार्डानो की वॉल्यूम को देखें तो कार्डानो की वॉल्यूम $1 बिलियन से भी नीचे आ गई है। पोल्काडॉट की भी वॉल्यूम नहीं है, एवेक्स की भी वॉल्यूम नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें टेरा लूना की $2 बिलियन से ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन कल इसका तकरीबन $5.4 बिलियन की इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, उसी वजह से इसकी प्राइसेस ऊपर जा रही थी। उसके अलावा अगर हम बात करें टेरा लूना की तो टेरा लूना तो आज फॉर्म में भी है क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन सिर्फ हमारे पास लूना है जो जिसकी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक राइजिंग वेज बन रहा है, यानी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक
यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को ये पैटर्न दिखा दूँ, ये हमारे पास चार्ट पैटर्न है, ये हमारे पास एक राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज हमारे पास एक बियरिश वेज होता है, एक पैटर्न होता है, जिसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन हम देखेंगे कि क्या इसकी ब्रेकआउट हो जाती है या नहीं। अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे $70 ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकती है तो टेरा लूना की प्राइसेस, क्योंकि टेरा लूना में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, इसकी वॉल्यूम बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इसकी यूज़र भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। जिसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे भी आती है, लेकिन टेरा लूना की प्राइसेस अभी भी ऊपर चली जाती है। उसके अलावा अगर हम पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन भी कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो नॉर्मली हम करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी मार्केट बिल्कुल भी ट्रेंडिंग में नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग टेक्निक को यूज़ करके वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बिटकॉइन, इथेरियम है, सोलाना है, BNB है, उसके अलावा टेरा लूना, एवेक्स है, पोल्काडॉट है, पॉलीगॉन है, ये हमारे पास अच्छे कॉइन है। इसमें आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग टेक्निक को यूज़ करके एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। तो ये थी आज की डिटेल अबाउट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। उसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन के बारे में भी हमने डिस्कस किया, जो कि कुछ अच्छा न्यूज़, कुछ बुरा न्यूज़ भी आ रहा था यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म के बारे में, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।